हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा गोयल, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, आरडी गर्ल्स कॉलेज भरतपुर। अभी हम देख रहे थे उग्रवादी राष्ट्रवाद के बारे में। आज उसके तीसरे पार्ट में देखेंगे उग्रवादी राष्ट्रवादी आंदोलन का मूल्यांकन, कि यह आंदोलन किस तरह से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इसने प्रमुख भूमिका का निर्वाह किया। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उग्रवाद के जन्म और विकास ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन पर बहुत स्वस्थ प्रभाव डाला। उदारवादी यद्यपि अपने देश के प्रति प्रेम करते थे, लेकिन उनके साधन प्रभावदायक नहीं थे। उग्रवादियों ने इस सत्य को समझा कि केवल प्रार्थनाओं से स्वतंत्रता तो दूर रही, अन्य महत्वपूर्ण राजनीतिक सुधार भी प्राप्त नहीं किए जा सकते। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रभावशाली रचनात्मक कार्यक्रम अपनाया जाना चाहिए। उनके द्वारा अपनाए गए बहिष्कार तथा स्वदेशी आंदोलन ने जनता में नई चेतना फूंक दी। यह आंदोलन केवल एक उग्रवादी आंदोलन ही नहीं रह गया, वरन एक जनवादी आंदोलन बन गया। 19वीं सदी तक राष्ट्रीयता उच्च शिक्षा प्राप्त संपन्न वर्ग की ही संपत्ति थी। उग्रवादियों द्वारा अपनाए गए साधनों ने राष्ट्रीय आंदोलन के कार्यक्षेत्र को व्यापक बनाया और राष्ट्रीय आंदोलन की वेगवती धारा को मध्यम वर्गों तथा जनसाधारण तक पहुंचाने में सहायता प्रदान की। यहाँ यह कहना गलत न होगा कि उग्रवादियों द्वारा चलाया गया बहिष्कार तथा स्वदेशी आंदोलन बाद में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलन का बीज रूप था। उग्रवादियों का लक्ष्य न केवल राजनीतिक स्वतंत्रता वरन भारतीय नवयुवकों के लिए सांस्कृतिक स्वतंत्रता भी प्राप्त करना था। उन्होंने एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की योजना बनाई जो राष्ट्र द्वारा नियंत्रित होने के साथ ही देश के हितों के अनुकूल हो तथा नवयुवकों में राष्ट्रीयता की भावना का संचार करे। उग्रवादियों का यह कार्य अत्यंत दूरदर्शितापूर्ण था। उदारवादी आंदोलन की प्रभावदायकता का प्रमाण यह है कि ब्रिटिश सरकार ने राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर उग्रवादियों के हाथ में आ जाने से रोकने के लिए ही 1909 में मार्ले मिंटो सुधार पारित किए। उग्रवादी आंदोलन के अभाव में इन सुधारों के पारित होने में कुछ अधिक समय लग सकता था। किसी भी पराधीन देश द्वारा अपने राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति उसी समय की जा सकती है जबकि राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व करने वाला वर्ग स्वयं त्याग करने का इच्छुक हो। अधिकांश उदारवादी नेताओं ने इस प्रकार की त्याग भावना का अभाव था, लेकिन उग्रवादी नेता प्रत्येक त्याग और कष्ट के लिए तत्पर थे। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल वास्तविक अर्थों में लोक नायक थे। 1908 में तिलक को गिरफ्तार करने और उनके साथ किए गए अन्याय ने जनता को इतना विक्षुब्ध कर दिया कि कई जगह दंगे हो गए। बम्बई की मिलों के मजदूरों ने सरकार के इस कार्य के विरोध में एक व्यापक हड़ताल की। लेनिन ने इस हड़ताल को भारत के श्रमिक वर्ग की पहली राजनीतिक कार्रवाई बताया था। इस प्रकार उग्रवादियों ने अब तक के वैधानिक आंदोलन को वास्तविक राष्ट्रीय आंदोलन और जन आंदोलन की दिशा प्रदान की। अब हम देखेंगे उदारवादी और उग्र राष्ट्रवाद में क्या अंतर देखने को मिलता है। उदारवाद तथा उग्रवाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की दो धाराएं रही हैं। इन दोनों धाराओं का मूल उद्देश्य भारतीय जनता का हित साधन था, लेकिन यह हित साधन किस रूप में किया जा सकता है और इस हेतु किन साधनों को अपनाया जाना चाहिए, इसके संबंध में इन दोनों विचारधाराओं में अंतर रहा है। मूल उद्देश्य की अपेक्षा भी भावना के साधनों के संबंध में भी यह अंतर अधिक महत्व रूप में देखा जा सकता है। इन दोनों विचारधाराओं के अंतर का निम्न प्रकार से हम देख सकते हैं। नंबर 1, राष्ट्रवाद की इन दोनों धाराओं का उद्देश्य एक ही था, स्वशासन की प्राप्ति, लेकिन स्वशासन से इन दोनों के द्वारा अलग अलग आशय लिया गया था। स्वशासन से उदारवादियों का तात्पर्य था कि क्रमिक राजनीतिक सुधारों के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए ब्रिटिश शासन की छत्र छाया में प्रतिनिध्यात्मक संसदीय संस्थाओं की स्थापना की जाए। इसके विपरीत उग्रवादी किसी भी रूप में ब्रिटिश शासन को बनाए रखने के विरुद्ध थे। उनकी स्वराज्य की धारणा में ब्रिटिश सम्राट के प्रति भक्ति के लिए कोई स्थान न था।
वे भारतीयता पर आधारित स्वराज्य तथा ब्रिटेन से शीघ्र संबंध विच्छेद के पक्ष में थे। नंबर 2, उदारवादियों को अंग्रेजों की न्यायप्रियता में पूर्ण विश्वास था और वे ऐसा सोचते थे कि यदि अंग्रेजों को भारतीय दृष्टिकोण समझा दिया जाए तो वो उसे स्वीकार कर लेंगे, लेकिन उग्रवादियों को अंग्रेजों की नेक नियति तथा उदारता में जरा भी विश्वास नहीं था। एनी बेसेंट ने कहा, उग्रवादियों को सरकार के अच्छे इरादों में तनिक भी विश्वास नहीं था, जबकि उदारवादियों की आशा का आधार शासन की निश्चलता थी। नंबर 3, उद्देश्य की अपेक्षा साधन के संबंध में इन दोनों का अंतर अधिक महत्वपूर्ण था। तिलक कहा करते थे कि अपने उद्देश्य के कारण नहीं, वरन उसे प्राप्त करने के उपायों के कारण हमें उग्रवादियों की उपाधि मिली है। उदारवादी केवल संवैधानिक साधनों का प्रयोग ही उचित समझते थे और उनके द्वारा अपनी मांगें मनवाने के लिए प्रार्थना पत्र भेजने, स्मृति पत्र भेजने, भाषण देने, लेख लिखने और शिष्टमंडल भेजने के तरीकों का ही प्रयोग किया जाता था। उग्रवादियों का इन तरीकों की प्रभावशीलता में विश्वास नहीं था और वे इन्हें अपनाना अपने आत्मसम्मान के विरुद्ध भी मानते थे। इसलिए उनके द्वारा इस उदारवादी पद्धति को राजनीतिक भिक्षावृत्ति के नाम से पुकारा गया। वे इस राजनीतिक भिक्षावृत्ति की अपेक्षा आत्मनिर्भरता तथा जनसाधारण के बीच कार्य में विश्वास करते थे। इन उद्देश्य से उनके द्वारा स्वदेशी माल के प्रचार, विदेशी माल के बहिष्कार, स्वदेशी संस्थाओं के निर्माण और राजनीतिक प्रशिक्षण हेतु विविध साधनों के विकास पर जोर दिया गया। नंबर 4, उदारवादियों के विचार में ब्रिटेन तथा भारत के हित में मूलभूत विरोध नहीं था। वे ऐसा सोचते थे कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत का हित साधन संभव है। इसके नितांत विपरीत उग्रवादियों की धारणा यह थी कि ब्रिटेन तथा भारत के हित एक दूसरे के नितांत विपरीत हैं। अतः ब्रिटिश शासन भारत के विकास में कभी भी सहायक हो ही नहीं सकता। नंबर 5, उदारवादी पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति से प्रभावित थे, जबकि उग्रवादी प्राचीन हिंदू धर्म, सभ्यता एवं संस्कृति तथा उनके आधार पर विकसित हिंदू राष्ट्रीयता के पोषक थे। उदारवाद की प्रेरणा पश्चिम थी तो उग्रवाद की प्रेरणा पूर्व थी। नंबर 6, राष्ट्रीयता की इन दोनों धाराओं में यह भी अंतर बताया जा सकता है कि उदारवादी आराम कुर्सी की राजनीति में विश्वास करते थे और गोखले जैसे कुछ नेताओं को छोड़कर सामान्यतः वे देश हित के लिए त्याग और कष्ट करने के लिए तत्पर नहीं थे, लेकिन उग्रवादी देश के लिए त्याग करने और कष्ट करने को आवश्यक मानते थे और स्वयं इसके लिए तत्पर थे। उदारवादी और उग्रवादी राष्ट्रीय आंदोलन को अंतर को ध्यान में रखते हुए लाला लाजपत राय ने लिखा है कि उदारवादी ब्रिटिश शासन से अपील करते थे, जबकि ये उग्रवादी नेता अपने देशवासियों और अपने ईश्वर से अपील करते थे। उदारवादियों और उग्रवादियों में अंतर होते हुए भी दोनों सच्चे देशभक्त थे और इस दृष्टि से वे एक दूसरे के विरोधी नहीं, वरन सच्चे अर्थों में एक दूसरे के पूरक थे। रामनाथ सुमन ने इस संबंध में हमारे राष्ट्र निर्माता में लिखा है कि जब हम नरम व गरम दोनों दलों की प्रवृत्तियों का विश्लेषण और अध्ययन करते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि हमारे राष्ट्रीयता के विकास में दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों हमारी राजनीति के स्वाभाविक उपकरण हैं। वस्तुतः वे दोनों एक ही आंदोलन के पक्ष हैं। एक ही दीपक के दो परिणाम हैं, पहला प्रकाश का द्योतक है तो दूसरा गर्मी का। पहला बुद्धि पक्ष है तो दूसरा भाव पक्ष। पहला जहाँ कुछ सुविधाएं प्राप्त करना चाहता है, वहाँ दूसरे का उद्देश्य राष्ट्र में मानसिक परिवर्तन करना है। ये था हमारा उग्रवादी राष्ट्रवादी आंदोलन का मूल्यांकन। अगले लेसन में हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका। धन्यवाद।